तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन द कॉलोनियल पीरियड। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा था कि हमारी जो नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो कैसी है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया के फीचर्स कैसे थे। अभी तक हमने एग्रीकल्चर की कंडीशन देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की देखी, फॉरेन ट्रेड की देखी, demographic condition देखी। And today we are here to learn about the occupational structure in colonial period। ठीक है, तो हम इसके फीचर्स पे देखेंगे और इससे जुड़ी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आप बताओ क्या होता है। Very good. In which we record the data of primary, secondary and tertiary time sector। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारी नेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये दिखाता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वर्कर्स या कितने अमाउंट ऑफ वर्कर्स या कितने नंबर ऑफ पीपल या कितने अमाउंट ऑफ, कह सकते हैं, पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब में एक ऑक्यूपेशन में, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? कैन यू प्लीज डिफाइन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन? जॉब ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन होता है, बताओ। बेसिकली हमारी बिल्कुल ठीक बात है, जॉब और एक ही होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो ऑक्यूपेशन का मोर क्लोजर मीनिंग होता है प्रोफेशन। आप किस प्रोफेशन से अपना मनी अर्न करते हो उसे ऑक्यूपेशन कहता है। अब ये भी नेसेसरी बात नहीं है कि जो हमारा प्रोफेशन होता है, जैसे उसमें आपके कोई कहे कि एडुकेटेड लोग जो काम करते हैं सिर्फ वही ऑक्यूपेशन होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। जो अनएजुकेटेड होता है, जो किसी और सेक्टर से, एग्जाम्पल किसी की शॉप है, किसी की फील्ड्स है, कोई फार्मर है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो लोग एजुकेटेड नहीं भी है वो भी हमारे ऑक्यूपेशन में आते हैं। तो ऑक्यूपेशन का बेसिक अगर हम मतलब देखें, ऑक्यूपेशन का हम अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें, तो ऑक्यूपेशन हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऑक्यूपेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये नोटिस करता है कि जो लोग कुछ वर्क करके कुछ अर्न करता है, द पर्सन हु अर्न समथिंग व्हाइल डूइंग द वर्क इज नोन एज द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्सन। आपके फादर का ऑक्यूपेशन होगा, आपकी मदर का होगा, मेरा है, सबका है। हर पर्सन जो किसी भी थ्रू कुछ अर्न करते हैं वो हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा ऑफ अ नेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ इट्स वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर। तरह तरह के इकोनॉमिक सेक्टर में कितने नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड है, ये कितने नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं, ये कितने नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, वो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। आपने ये बात सही कही थी, हमारी तीन काइंड के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो उन तीनों सेक्टर में जितने लोग काम करते हैं, जितने वर्कफोर्स काम करती है, वो हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में नोट डाउन हो जाती है। समझ गए? चलो बाबू अब आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन कॉलोनियल इंडिया। चलो हम अपनी, कहते हैं, रीत को खराब नहीं करते, जो हम हमारा ट्रेडिशन है वही एक लाइन रिपीट करते हैं। कैसी कंडीशन थी ऑक्यूपेशन की प्री इंडिपेंडेंस एरा में? वेरी बैड हम हर इस सेक्टर को पढ़ने से पहले एक फिक्स लाइन कहते हैं ना, वेरी बैड, वो तो कहनी बहुत जरूरी है। जैसा कि और सारे सेक्टर में था, वैसे इंडिया का भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कॉलोनियल पीरियड में बहुत बेकार था। ये तो हमारी फिक्स लाइन है, हमारा लेक्चर स्टार्ट ही नहीं होता जब तक हम ये लाइन नहीं कहते। अब उसके बाद ये देखो, बेकार तो था, लेकिन मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा हमारा किस पे डिपेंडेंट था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? वेरी गुड। एग्रीकल्चर हमारे किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में से? वेरी गुड। तो कहने का मतलब है
occupational structure at that particular period of time was very much dependent on the primary sector, और जिस इकोनॉमिक सेक्टर की बात हुई है ना, was very much dependent upon the primary sector. The reason behind this is that it was dependent on agriculture sector, and agriculture comes in primary sector. Got my point? तो चलो इसके फीचर्स देखते हैं। पहला हमारा फीचर, इसका दो ही फीचर्स है, ज्यादा तो है नहीं। हम इसका पहला फीचर देखते हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वही डोमिनेंस मतलब बोले ज्यादा प्रभाव किसका, मतलब उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था लोगों के जीवन में या लोगों पर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ नियरली 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। फिर आपके लिए एक डरावनी चीज आई है, वो डरावनी चीज क्या है? नंबर्स। आपको जो परसेंटेज और जो फ्रैक्शन याद करने में होता है ना, तो इसमें भी आएगी आपकी काफी सारी इसमें चीजें आज के लेक्चर्स में जो आपको याद करनी है। तो चलो पहले लर्न कर लो, कितने परसेंट पर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे? 3/4। एट दैट टाइम 3/4 बोले तो जैसे 4/4, अगर 1 फुल होता है तो 1 में से 3/4, जैसे बचपन में बच्चों को शेडिंग करने के लिए दिया जाता है ना, एक फ्रैक्शन है उसमें 4 पार्ट बना लो, 4 में से 3 पे कलर कर दो तो बचा एक। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा, more than half percentage of people were dependent on agriculture sector as their occupation। ठीक है, ये बात हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में डिटेल में पढ़ ली है। अब सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। 75% ऑफ पॉपुलेशन एट दैट टाइम वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 100 में से 75% कह लो या 3/4 कह लो, बात एक ही है। 75% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। चलो थोड़ा सा पुराना रिवाइज हो जाएगा। मुझे ये बताओ क्यों एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में? व्हाई हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? बस, देवर अनएजुकेटेड। दो तीन पॉइंट बताओ। देवर अनएजुकेटेड, दे डिड नॉट नो या देयर वाज नो स्कोप ऑफ अदर सेक्टर्स। ये भी बात फैक्ट है, मैं आता नहीं हूँ, ये भी बात फैक्ट है, देयर वाज नो स्कोप ऑफ अदर सेक्टर। हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता था और चीजों के लिए। देयर वाज नो स्कोप ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। ठीक है, चलो एक और बता दो। एक मैं बता देती हूँ, चलो। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की नीड नहीं होती थी, और इवन इलिटरेट वर आल्सो डू दैट। देयर वाज नो नीड ऑफ extra investment in that sector, extra knowledge was not required, and all the things was based on nature only। ठीक है, तो इसलिए 75% ऑफ पीपल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, अब ऑन द कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैरी? अपोजिट। और इसका मैंने एक आपको एलिगेंट वर्ड भी बताया था, वो क्या था? एक बार मैंने लिखवाए थे। नहीं नहीं, आयरनी तो वो होती है जिसमें लिखा कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने आपको करवाया था, नहीं करवाया था? अपोजिट का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। हो सकता है ना करवाया हो। चलो, हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। फिर भी मैं ओरली बता देती हूँ। कॉन्ट्रैरी मतलब अपोजिट, और अपोजिट का एलिगेंट वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। CONTRADICTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, हाँ जी बाबू। तो ऑन द कॉन्ट्रैरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होल्ड्स 10% ऑफ द पॉपुलेशन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या है? व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? बताओ। इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी गुड। जिसमें हमारे कोई गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब मान लो एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री मान लो, सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि इसमें जो आपका थिंग्स एक्सट्रैक्टेड जो रॉ मटेरियल्स होता है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है, और उस पर प्रोसेस्ड किया जाता है, और प्रोसेस्ड करके बेच दिया जाता है, मतलब आगे फर्दर कर दिया जाता है। सेकंड, जैसे आपका वीट है, वीट आपका प्राइमरी इंडस्ट्री है, वीट आपने लिया, उसकी आपने ब्रेड बनाई, बिस्किट बनाए, कुकीज बनाई, फ्लोर बनाया, आटा बनाया।
तो वो सारी चीजें हो गई आपकी प्रोसेसिंग करने में सेकेंडरी सेक्टर, और वो आ जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उस टाइम में कॉलोनियल पीरियड में 75% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, 10% पॉपुलेशन बेस्ड थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बोले तो सेकेंडरी सेक्टर पर। ठीक है, और एंड द ओके बाबू, एंड द सर्विस सेक्टर होल्ड्स 15% to 20% ऑफ द पॉपुलेशन। जो बची हुई 15 से 20% पॉपुलेशन है, थी 15 ही मान लो, 15% ऑफ द पॉपुलेशन वाज बेस्ड ऑन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा होता है मुझे उसमें बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी में से सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? हाँ जी, टर्शरी सेक्टर वो होता है हमारा सर्विस सेक्टर। इसमें आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कुछ भी हो सकती है सर्विसेज, एम्प्लॉयज, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी हो सकती है सर्विसेज। ठीक है, तो चलो हम प्लस करते हैं। 75 प्लस 10, 75 प्लस 10, हम प्लस करके देखते हैं कि हमारा ओवरऑल सही यहाँ बैठा या नहीं बैठा। 75 प्लस 10, 85 प्लस 15, 100। तो ये आप एक इसका सुंदर सा पाई चार्ट भी बना सकते हो अगर आपको बनाना हो तो। 75% था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, 10% था हमारे उस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और 15% था हमारा सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ड्यू टू दिस द होल प्रेशर वाज देयर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो सारा प्रेशर था वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, क्योंकि 75% इज मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा होता है। तो सारा प्रेशर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। दिस क्रिएटेड द इम्बैलेंस इन सोसाइटी। इसी के कारण पूरी सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इम्बैलेंस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस? नहीं बैलेंस, इम्बैलेंस अनफेवरेबल हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, क्योंकि जो सब लोग थे वो डिपेंडेंट थे ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब मुझे एक बात और बताओ कि ये इस पे डिपेंडेंट थे और उसके बाद क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो इसका हम मतलब ये जो इम्बैलेंस था इसका रिजल्ट क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर पे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर? इसका इम्पैक्ट हुआ, वेरी गुड, इसका मेजर इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में। देयर वाज द इंक्रीज और अपलिफ्टमेंट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दिस वाज द सिचुएशन इन विच द पीपल आर मोर एंड द वर्क इज लेस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया? ये बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन था कि किस किस सेक्टर में कितने परसेंट ऑफ पीपल वर्क किया करते थे। तो आपको ये समझ आ गया? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस, अब ये आप ना ध्यान से याद करना। इसमें कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स थे कि वैसे तो सब लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, पर जो 75 माइनस 100 to 25% लोग थे ना, वो डिफरेंट सेक्टर्स पे भी बिलोंग होने लगे थे, डिफरेंट सेक्टर पे भी वर्क अपॉन करने लगे थे, डिफरेंट सेक्टर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देने लगे थे। अब वो कौन कौन से स्टेट्स है देखता है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र and West Bengal witnessed in a shift dependence of workforce from the agriculture sector to the manufacturing and service sector. अब इतने सारे स्टेट्स के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेट थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने शिफ्ट की अपनी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। ये एक ऐसे हमारे सेक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जो काम है या अपने एम्प्लॉयज है या अपने वर्कर्स है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टरों में डाला था। ये यहाँ के लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, ये सोचा था कि हम सबसे पहले अपने स्टेप्स को पुट फॉरवर्ड करते हुए हम सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाए से हटेंगे और
टेरिटरी या सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर पर जाएंगे। बताओ ये बात समझ आई? कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट्स हो गए। एक बार रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, कौन से रिपीट करो, कौन कौन से स्टेट्स है? वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, इन्हें याद कर लेना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इनके पीछे इनके यहाँ के लोगों की क्या थिंकिंग होगी, क्यों सोच के वो वहां पे गए? वाई दे हैव शिफ्टेड देयर एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम, वाई दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू अदर सेक्टर? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो इसका रीजन क्या है, अगर ये ना आपने रोड नॉट टेकन पे देखी हो, पढ़ी होगी 9th में पोएम, और वैसे भी मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब हुआ इस बात का। इस बात का ये मतलब है कि अगर सब लोग एक ही राह पे चलेंगे, एक ही चीज पे चलेंगे, एक ही चीज के पीछे पीछे चलेंगे, तो वो क्या होगा, उस जगह का स्कोप कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे भी आज टॉपिक थोड़ा छोटा सा ही है तो एग्जांपल दे ही देती हूँ। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कि अगर ना आप ये मानो, जैसे यहाँ पे 75% या 80% जो स्कोप है वो यहाँ पे, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे बेसिकली साइंस साइड का ज्यादा स्कोप है, राइट? तो मैं कह, नहीं हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम लोग तो हम वी आर वेरी हैप्पी, वी आर प्राउड टू बी अ कॉमर्शियल। लेकिन बात ये है कि लोगों की थिंकिंग होती है दैट इफ वी हैव टेकन साइंस देन वी हैव बिकम वेरी मच ग्रेट और हम सब कुछ बन जाएंगे। बट ये बात सही नहीं होती है कि तुमने अगर कोई चीज ले ली तो उसके बाद तुम्हारी सक्सेस डेफिनेट होती ही होती है। बात ये होती है कि तुम जो भी चीज लो उसमें निखर के आओ, राइट? आपने कुछ भी लिया, वैल्यू हर चीज की होती है, ना कि कॉमर्स की, ना आर्ट्स की भी, इवन ह्यूमैनिटीज की भी हर चीज की वैल्यू होती है। बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स या मैनी ऑफ द पीपल कंसिडर देमसेल्फ दैट कि अगर हमने ये चीज ले ली तो वो चीज बेस्ट है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने से जूनियर्स को कि एटलीस्ट आप ना लीग से हटके देखो। देखो सभी लोग मोर देन 60-70% अगर स्टूडेंट साइंस ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ था, उन पे लोड बढ़ गया था और इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। आप देख लेना कमिंग 2-3 इयर्स में, आने वाले साल में यही होगा कि इतना लोड पड़ जाएगा साइंस सेक्टर में, वहां पे भी कोई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात हो जाएगी। कितने आखिर इंजीनियर इंडिया को चाहिए, कितने आखिर वर्क डॉक्टर से, डॉक्टर तो खैर बनते ही बहुत कम है, बट कितने इंजीनियर्स इंडिया को चाहिए, बहुत कम, बिल्कुल ही नहीं। तो बात ये होगी जैसे वो भी वैसे ही उनका हाल हो जाएगा जैसा हाल एग्रीकल्चर सेक्टर का था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जैसे इन स्टेट्स ने अपने इनिशिएटिव लिए थे कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, तो उनका मकसद यही था, क्योंकि एक चीज के पीछे अगर सब लोग इकट्ठा भागने लगते हैं ना, तो उस चीज की स्कोप कम हो जाती है, उस चीज का वैल्यू कम हो जाती है। तो किसी को तो ये स्टेप लेके उस चीज से हटना ही पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू को मेंटेन करी जाए और हर जगह बैलेंस क्रिएट करा जाए। वरना पूरी सोसाइटी में जैसे यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, वैसे ही एक समय आएगा साइड साइड में भी ऐसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होएगा। ठीक है बाबू? और ये बात फैक्ट है कि जो कॉमर्स वाले कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी टॉपर हो, लेकिन जो प्राउड एक साइंस वालों के अंदर होता है, चाहे वो डफर हो साइंस साइड का, वो प्राउड होता ही नहीं है कॉमर्स वालों में। ये बात तो फैक्ट है, इतनी तो चीज मैंने देखी है। बट मुझे, मैं ये कहती हूँ सिर्फ एक साइड को लेने से कुछ नहीं होता, तो कुछ अर्न करके दिखाओ तो बात होती है। देखो हर पर्सन जो पढ़ता है, लर्न करता है, वो इसीलिए करता है ताकि किसी तरह तुम अपना कुछ चीज अर्न कर सको। हाँ, आप बताओ आप लोग क्यों पढ़ते हो? बचपन से लेकर बच्चा इतना पढ़ता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, ट्यूशंस पढ़ता है, क्यों? क्यों? फॉर फॉर गेटिंग द जॉब, फॉर अर्निंग द मनी, फॉर एक्वायरिंग द लिवलाइहुड। जिस चीज के लिए वो बना है या जो वो अर्न करना चाहता है, अगर वो उतना अमाउंट या जितने के ये कह लो वो डिजर्विंग है, अगर वो उतना अमाउंट अर्न कर पाता है तो इसलिए वो बचपन से पढ़ता है। वो तो कोई उसका रीजन है नहीं इतनी मेहनत करके, वरना क्या फायदा किसी को इतनी मेहनत करके। मकसद ही यही होता है कि वो किसी तरह पढ़ सके, किसी तरह कुछ अर्न
कर सके। तो मेरा कहने का यही मतलब था इसमें कि जैसे उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया वैसे ही इनिशिएटिव यहाँ पे भी लेना चाहिए कि एक जगह इतनी भीड़ नहीं लगानी चाहिए, वरना उस चीज की एक तो वैल्यू खत्म होती है और एक स्कोप कम होता है और इतना उस चीज वहां पे उस जगह पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ, तो जैसे कि अब भी हो रहा है। समझ गए? चलो, अब कुछ स्टेट्स थे उस टाइम पे भी ऐसे ही, जैसे कुछ स्टेट्स ने तो विटनेस की कि अपने हम वर्कफोर्स को चेंज करेंगे फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट उस टाइम पे भी कुछ स्टेट्स थे जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, जिन्होंने जो उस टाइम भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही अपना इंटरेस्ट उन्होंने शो किया था। आज भी राजस्थान का तो मुझे इतना लगता नहीं, लेकिन आज भी पंजाब में तो बहुत बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर है। आपने देखा होगा, अभी लास्ट ये पैंडेमिक से पहले की बात है, मतलब जनवरी या दिसंबर या जनवरी की बात होगी, जब वो नवंबर या दिसंबर की, कुछ फार्मर्स का प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ था ना, आपको याद होगा, फार्मर्स का मूवमेंट। अभी अभी भी चल रहा है, अभी तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन कुछ लास्ट। अच्छा, तो उसमें आपने देखा होगा जो इंडिया गेट वगैरह पे दिल्ली में जितने भी लोग आए थे, वो आधे से ज्यादा वो सिख्स थे, सिख्स कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और सिख कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तब का तो था ही था, आज भी पंजाब में, उड़ीसा में, यहाँ पे ऐसी जगह है जिनमें इवन टुडे, जब आजकल तो कितनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगी, कितने न्यू न्यू सेक्टर्स आ गए, कितनी नई नई फील्ड आ गई, लेकिन आज भी यहाँ पे बात करें तो ज्यादातर कह सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। इसका विटनेस यही था, जो फार्मर प्रोटेस्ट होते उसमें मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सिखिज्म को बिलोंग करते थे, सिख्स थे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बढ़ावा देता था, और कुछ स्टेट्स आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने शिफ्ट कर लिया था एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। गॉट माय पॉइंट? चलो, एक छोटा सा टॉपिक मैंने और ऐड कर दिया, सब्सिडियंस फार्मिंग का। कोई ऐसा टॉपिक था नहीं और ना ही कोई ऐसी बुक में मेंशन था, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में कई बार आ जाता है। ध्यान से देखो, आपने इससे पहले इसका नाम सुन रखा? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट सब्सिडियंस फार्मिंग? तो टेल मी व्हाट इज इट? राइट। ये सब्सिस्टेंस फैमिली एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसका प्राइमरी मोटिव होता है फार्मर्स का, कि पहले हम प्रोड्यूस करके अपनी फैमिली को फैच कर ले, अपनी फैमिली का लिवलाइहुड कर ले। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मोटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना नहीं होता, इनका मोटिव डेवलपमेंट करना नहीं होता, इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पहला मकसद होता है कि by hook or by crook we should upgrade, or we should upgrade the level of our family, and we should fetch our own family first. They keep their family at the first priority as compared to anyone else. ठीक है, बात भी सही है, कुछ गलत भी नहीं करते, अगर मेहनत करते हैं तो पहले अगर अपनी फैमिली के लिए रख ले, देन दैट्स नो प्रॉब्लम। और उसके बाद ये नेशन को, या उसके बाद ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट को, या उसके बाद ये अपने किसी अदर इकोनॉमिक एजेंडा को कंसीडर करते हैं। बट सब्सिडियंस फार्मिंग का पहला मकसद होता है किसी तरह हम अपने ओन पर्पस के लिए कुछ अर्न करें, कुछ प्रोड्यूस करें, जिससे हमारी फैमिली सेटिस्फाइड हो पाए। समझ गए? आज के टॉपिक में कोई डाउट है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन द प्री कॉलोनियल पीरियड में? चलो, कुछ हम इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, which of the following is not a characteristics of Indian economy on the eve of independence? मैं आपको चार ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। सेकंड, यूज ऑफ आउटडेटेड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। थर्ड, कमर्शियल फार्मिंग। या फोर्थ, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बताओ क्या ऑप्शन सही हो सकता है इसका? वेरी गुड, इसका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन, कमर्शियल फार्मिंग। इसका रीजन ये है
क्योंकि उस टाइम पे स्मॉल पे लैंड होल्डिंग थी और फ्रेगमेंटेड स्मॉल यानी छोटी लैंड होल्डिंग थी, ज्यादा किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़ी लैंड को डेवलप कर सके, कल्टीवेट कर सके। उस टाइम पे छोटी ही लैंड थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से। अभी भी इंडिया में कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ नहीं, बट उस टाइम पे तो इंडिया का टेक्नोलॉजी बहुत ही डाउन थी, बहुत ही लो थी, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही लो थी। आज भी प्रोडक्टिविटी कम ही है, बट उस टाइम पे तो और भी प्रोडक्टिविटी लो थी। बट उस टाइम पे कमर्शियल फार्मिंग नहीं प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेप। जब भी एमसीक्यू कर रहे हो तो मैं आपने आगे अगर कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोगों को देने हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एमसीक्यू करते समय पहले 2 बार क्वेश्चन को रीड कर लो। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना नोट को देखते ही नहीं है, बच्चे सिर्फ ना क्या करते हैं, विच फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स करके किसी पे टिक लगा देता है। बट फर्स्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग एमसीक्यूज क्वेश्चंस, देन रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। ठीक है, तो वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। इट्स आंसर इज सी, कमर्शियल फार्मिंग। चलो सेकंड पे चलते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल क्रॉप्स वर द फार्मर्स फोर्स टू ग्रो। हमारे इंडियन फार्मर्स कौन से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फोर्स होते थे, मतलब कौन से क्रॉप्स को ग्रो करना उनकी मजबूरी होती थी? व्हीट, राइस, कॉटन या इंडिगो? ये मैंने सारे ना आपको अपने नोट्स में क्लियर कर रखे हैं, सब चीजें मैंने आपको अपने ऑलरेडी नोट्स में बता रखी है। तो इसका आंसर है डी, इंडिगो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन अवर थर्ड एमसीक्यू। ये शायद आपको ना आए। हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल के समय में किसने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को बनाया था? दादा भाई नरोजी, विलियम, आरसी देसाई, या ऑल ऑफ द अबव? मुझे सच सच बताओ, इसका आंसर आपने देखा है ना? ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये चीज आप याद कर लो कि हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम कॉलोनियल रूल से पहले दादा भाई नरोजी ने भी बनाई थी, विलियम डिक्वे ने भी बनाई थी, आरसी देसाई ने भी बनाई थी। अब ये बात नहीं है कि इन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि इन तीनों ने साथ में बनाई थी, इन तीनों ने अपने अपने सजेशंस पुट फॉरवर्ड किए थे जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम निकल के आती थी, हमारी पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट होती थी। गॉट माय पॉइंट? हाँ, लेकिन इसमें एमसीक्यू में नाम सिर्फ 3 का ही है, तो वो तो हम एमसीक्यू को कंसीडर करेंगे ना, तो इसमें 3 का ही, फिफ्थ ऑप्शन नहीं होता, तो 3 ही करेक्ट है। नेक्स्ट हम अपना फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है नियरली डैश परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज अर्निंग अ लिवलाइहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इतने, राइट, अभी अभी जस्ट हमने अभी अभी पढ़ के रखा है, हमारी इंडिया ने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे 85%, 95, 75, 55, तो इसका आंसर है सी, 55% इंडिया अपने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे अर्न किया करती थी। चलो ये क्वेश्चन मैं थरली बना के पूछ लेती हूँ। नियरली डैश परसेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज अर्निंग अ लिवलाइहुड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बताओ। Very good. And nearly dash percent of Indian population was earning a livelihood from service sectors on the eve of independence. Very good. 15 to 20%. चलो लास्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। Dash farming is the one where the primary objective of the farmer is to produce for their own family. अभी अभी भी हमने पढ़ा था, क्या ऑप्शन होगा इसका? कंसिस्टेंट स्टेप सब्सिडियरी, वेरी वेरी गुड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये अभी भी हमने पढ़ा है, ये एक ऐसी फार्मिंग मेथड होता है जिसमें हमारे जो फार्मर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो गुड्स है वो सब प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ देयर ओन, मतलब अपनी बेनिफिट के लिए पहले रखते हैं, या अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए पहले कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू थे और इसके आंसर्स भी मैंने आपको दे रखे हैं, देख लो इसके। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, और हमने यही सारे आंसर्स भी करे। तो आप मुझे बताओ, आज के लेक्चर में कोई डाउट? सब समझ आ गया? आप जल्दी जल्दी मुझे एक बार रिकैप में बता दो, कौन कौन से स्टेट थे जो एग्रीकल्चर को प्रेफर करते थे? वेरी गुड। और कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जो एग्रीकल्चर को प्रेफर करते थे?
वेरी गुड। तो ये हमारा वो तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था नहीं, आज का तो थोड़ा इजी टॉपिक था। तो आप इसके अपने नोट्स कॉपी में बना लेना, और कब तक मुझे दिखाओगे नोट्स बना के? ओके, टुमारो कर लेना, कल तक अपना कर लेना इसे कंप्लीट। सून आई विल फिनिश दिस चैप्टर, बहुत जल्दी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो आप इसे अपनी नोटबुक में बना लेना, इनके नोट्स सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे से अपने नोट्स में बना लेना।